उन्हें समझा रहे हैं जो ऑलरेडी समझे हुए हैं। अगर वो समझे हुए ना होते तो यहाँ नहीं होते, वो तलवार त्रिशूल लेकर के मस्जिद पर हमला करने गए होते। मैंने अक्सर पिछले 1 महीने में लगातार जाते हुए देखा, चाहे वो बाबा साहब की जयंती हो, वहाँ विषय रखा गया हो वर्तमान चुनौतियाँ, और लोग बाबा साहब की जीवनी बताते हैं, जरूरत भी होती है। जैसे भले बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया हो, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि उनकी मूर्तियों को जब गांव में बनाया गया तो वो कितनी अहमियत रखती थी कि रात के अंधेरे में भी उनके विचारों से डरने वाले लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते थे। ये मूर्तियों की अहमियत भी होती है। तो जीवन की अहमियत, जीवनी की अहमियत, इतिहास की अहमियत जरूरी है। मैं एक अपने वाकये से, मैं चूँकि एक चीज़ और मैं समझता हूँ कि मैं तो अपने को कोई बुद्धिजीवी देखे नहीं मानता। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, इसका मतलब कोई भारी भरकम विद्वान होऊंगा ये सब मत समझिए। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग और जितनी मेरी उम्र होगी उतना संघर्ष करने वाले लोग इस मंच पर और सामने बैठे हुए हैं। तो मेरे पास कोई नई बात और कोई नई चीज़ ऐसी कहने को नहीं है कि आज ये समापन हुआ कार्यक्रम का और कल से क्रांति शुरू हो जाएगी, इसका गुमान हमें नहीं है। लेकिन एक बात मैं महसूस करता हूँ कि हम जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमारी भाषा, हमारी बातचीत में ऐसा लगता है कि ठहराव आ गया है। हम यहाँ बोल रहे होते हैं और जनता यहाँ होती है। ये जो गैप है, इस गैप को भरने की जरूरत है। वो लोग जो आज शासन कर रहे हैं, एक तो उनका काम आसान था, नफरत का काम है, अंधविश्वास का काम है। दूसरे वो हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता को जनता की भाषा में संवाद करके उनको अंधविश्वासी बना ले रहे हैं। हम लोगों की भाषा ऐसी हो चुकी है कि हम लोग शायद अपने लोगों को नहीं जोड़ पाते। ये सच बात है। तो सबसे पहली बात, इस पूरे आयोजन का मकसद ये नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी बात बताएं जो बहुजन इतिहास की बात हो। अरे हमारे विचार में थोड़ा 19-20 होगा तो उसको आप समझ लीजिए। हम बहुजनों की सबसे बड़ी मुश्किल जो मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। हम 24 कैरेट खोजने का तराजू लेकर के घूमते हैं और अपने को सबसे आगे, सबसे विद्वान मानते हैं। इसीलिए उनका संगठन 1925 में बन करके एक ही है और हमारा एक बामसेब था। अब तो इतने बामसेब हो गए हैं कि उनके आगे नाम लगाना पड़ेगा, पूर्व, प्राचीन, प्राचीनतम, सबसे प्राचीन बामसेब। ये सच है। इसकी वजह क्या है, ये आप लोग खोजिए। एक ही जगह पर इतने संगठन, इसलिए मैं इस आयोजन मंच को बधाई देता हूँ। इन्होंने कोशिश की है अलग अलग लोगों को जोड़ करके यहाँ इकट्ठा करने की। तो ठीक बात है, कोई अब हम लोग ये कोशिश नहीं करने वाले। जो अपने से एकजुट नहीं हुए उनको हम यहाँ से कोई एकजुट कर देंगे, ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और न इस दावेदारी सम्मेलन का ये कोई एजेंडा है। अधिकतम सहमति पर कोई आंदोलन नहीं होता, न्यूनतम सहमति पर क्यों ना हम लोग एक शुरुआत करें। न्यूनतम सहमति, ये मेरा सुझाव है, क्योंकि हम सब की नाक बहुत लंबी होती है। मैं एक अपना वाकया बता रहा हूँ। गुजरात से मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बधाई, लेकिन आप बहुत गलत बोलते हैं। तो हमने कहा क्या गलत बोला। उन्होंने कहा कि आप बार बार कहते हैं संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है। तो हम कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। तो उन्होंने कहा ये जो संविधान है ये कोई ओरिजिनल संविधान थोड़ी ही है, ये तो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल तो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब लिखे हैं। तो ये झूठे संविधान, गलत संविधान को बता करके आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो टूटा फूटा गलत संविधान है जिससे थोड़ा हक मिल गया, जब वो नहीं बचा पा रहे हो तो ओरिजिनल वाला लागू कहां से कराओगे। और आप हमें कह रहे हो कि हम गलत हैं। आप किसी, और इस मंच का मकसद कोई वैचारिक बहस नहीं है। अगर वैचारिक बहस है तो वो इस 3 घंटे कार्यक्रम में कभी नहीं होगी। ना आप लोहिया को पूरा विश्लेषण कर पाएंगे, ना भगत सिंह को, ना अम्बेडकर को। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि ये जो दावेदारी का सवाल है, जो बहुजन दावेदारी का सवाल है, इसके आगे इस आयोजन के बाद क्या होगा, या इस आयोजन से क्या ऐसा मिलेगा कि हम इसको बाद इस पूरे एजेंडे को लागू कर पाएंगे। मेरी समझदारी ये कहती है।
इसलिए मैं अपने ज्ञान से आतंकित करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूं, न विचारधाराओं पर सवाल कर रहा हूं। पूर्व के वक्ताओं को समेट लीजिए तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि खतरा क्या है, ये सबने बता दिया। वो खतरा मुझे भी विषय दिया गया था, लेकिन मैं वक्त की नजाकत को देख करके वो विषय बिल्कुल उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन आंकड़े हैं, मुझे सुनना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन लीजिएगा। वहां भगत सिंह भी मिलेंगे, अम्बेडकर भी मिलेंगे, पेरियार भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, वहां विस्तार से लिखा है। यहाँ उस पूरे आंकड़े पर भी मैंने बातचीत की है। ये पूरा आरटीआई मैंने लगाई थी हायर एजुकेशन में कि इस आरटीआई में 96 to 97% SC ST OBC के वे पोस्ट खाली हैं जो रिजर्वेशन के बाद प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में मिले थे। तो ये आंकड़े हैं, इस तरह के ढेर सारे आंकड़े। मैंने पूरा चार्ट बनाया है, पूरी बातचीत की है। नई शिक्षा नीति के नाम पर किस तरह से पूरी शिक्षा को बर्बाद किया, उसको भी आप वहां जाके देखिए, थोड़ी मेहनत करिए। यहां मकसद ये है कि जो वर्तमान चुनौती है, मेरा पहला सुझाव यही है कि जो एजेंडा अभी सुबोध जी ने यहां प्रस्तुत किया, जिस पूरे आयोजन में सबसे शुरुआत में रिंकू यादव जी ने इसकी एक पृष्ठभूमि रखी थी, आप सब लोग, तमाम लोग यहां जुटे थे, उस पृष्ठभूमि से शुरू करके जिसमें लैंड का सवाल भी था, एजुकेशन का भी सवाल था, हिस्सेदारी का सवाल था और मौजूदा चुनौतियों की भी पृष्ठभूमि उन्होंने रख दी थी। जो आंकड़ों का खेल था वो सिद्धार्थ रामू जी ने यहां रखा। उन आंकड़ों को आप अगर तफसील से ब्यौरा उसका देखेंगे, और आप सब जानते भी हैं कि हम दरअसल दावेदारी का सवाल ही इसलिए उठा रहे हैं कि आबादी में हिस्सेदारी हमारी 90 है, लेकिन हमारी दावेदारी 10 भी नहीं है। यही उसका निचोड़ है, केवल इतना निचोड़ है। जमीन का मालिकाना हक, शिक्षा, रोजगार, जितने भी हिस्सेदारी का सवाल हो सकता था, उसमें से कोई भी सवाल हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें हम सरप्लस हों। विद इन सर्किल आप ये मान सकते हैं कि ओबीसी में कुछ लोगों के पास ज्यादा होगा, दलित में ज्यादा होगा, आदिवासी में थोड़े से लोगों के पास कुछ जगहों पर ज्यादा होगा। तो वो वाला काम तो आरएसएस कर रहा है ना, वो आपके लोगों को आपके ही खिलाफ खड़ा कर देता है। आरक्षण का सारा लाभ इन्होंने लिया, अब उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। और बिहार की राजनीति में इससे ज्यादा इशारा करने की जरूरत भी नहीं है। कुल्हाड़ी का साथ जंगल की लकड़ियों ने इसलिए दे दिया क्योंकि उनको समझा दिया गया कि उस कुल्हाड़ी की हैंडल जो हत्था है उसमें लकड़ी जंगल की आपकी है। सब लोग कुल्हाड़ी के साथ खड़े हो गए, जंगल का विनाश किसी ने नहीं रोका। हमारे भी कुछ लोग वहां भी बैठे हैं जिसका नाम यहां से लेना बहुत जोखिम भरा, फिर भी मैं लूंगा। वो विचारधारा, वो आरएसएस की विचारधारा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जो इस हिस्सेदारी और दावेदारी के सवाल को हमेशा के लिए नेपथ्य में रखना चाह रहे हैं। वर्तमान संकट का निचोड़ मुझे जो लगता है वो एक लाइन का यही है। तो सामने वो दिखाते हैं सांप्रदायिकता, जिसका नुकसान मुसलमान होने पे जो लोग हैं वो उनको पता है। अली अनवर साहब जब यहाँ बोल रहे थे, आपने समझा होगा, दाढ़ी और टोपी देख करके उनके इबादत घरों पर जब हमला किया जाएगा तो जो मुसलमान थोड़ा कम मुसलमान भी होना चाहेगा वो भी कट्टर बन जाएगा, क्योंकि आप उसके हिजाब पर, उसके नमाज पर, उसके अजान पर हमला कर रहे हैं, उसके वजूद पर हमला कर रहे हैं। तो दोनों तरफ की कट्टरता, पसमानदा आंदोलन के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ब्राह्मणवाद और सैयदवाद एक दूसरे का खाद पानी है, वो एक दूसरे को खाद पानी दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कट्टर करके बढ़ाते रहते हैं। और उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 15% से नफरत तो फैलाई नहीं जा सकती। जब सुमित बोल रहे थे यहाँ से कि वो मीडिया जो जहर फैला रहा है उसमें हमारे लोग नहीं है, इसलिए इस नफरत की पूरी सियासत में हम इसके दोषी नहीं हैं, हम तो इस नफरत को रोकने और बचाने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो वो जो पूरा परिदृश्य है वो एक विचारधारा को इस भारत पर थोपा जा रहा है। वो विचारधारा बहुत पुरानी वेदों पुराणों से होते हुए आज आरएसएस और उसके तमाम ऑक्टोपस संस्थाएं जो धर्म के नाम पर बनी हैं, उनके जरिए नफरत के व्यापार में चल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है? उसके पीछे ये हो रहा है जो इस पूरे आयोजन की चिंता थी, हिस्सेदारी और दावेदारी का सवाल नेपथ्य में चला जा रहा है। हमसे ही हत्या करवाई जा रही है, दंगे करवाए जा रहे हैं हमारे लोगों को। मैं कल मधेपुरा में था,
और वहाँ के लोग, वहाँ में जब मुझे लोग घुमा रहे थे तो मैंने देखा कि जितने चौराहे हैं, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे हर चौराहे पर कोई न कोई देवी देवता का मंदिर है। मधेपुरा में मैंने देखा कोई चौराहा बीएन मंडल के नाम पर है, कोई बीपी मंडल के नाम पर है, कोई कर्पूरी चौराहा है, कोई बाबा साहब के नाम पर है। और उन चौराहों के सामने से वो लोग अपनी पीड़ा बता रहे थे कि इसी बार रामनवमी के दिन तलवार और त्रिशूल लेकर के सैकड़ों नौजवानों की भीड़ गुजरी है, जो उस मधेपुरा में पहली बार हुआ था। हर जगह भगवा झंडा लहरा रहा है। तो वो तो विचारधारा सामने काम कर ही रही है, उसके शिकार भी हम ही हैं। लेकिन उसके पीछे जो काम हो रहा है वो इस हिस्सेदारी और दावेदारी से आपको वंचित किए जाने का खेल है, जिसमें ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद दोनों मिल करके आपकी धन, धरती और राजपाट को लूट रहे हैं, जो जगदेव बाबू ने कहा था। इतना ही पूरा परिदृश्य है आज का। ये आयोजन इस पर्दे को हटाने की कोशिश करने का एक नाम है, जितना मैं समझ पाया हूं। यहां बैठ करके इस दोनों चुनौतियों से टकराने के लिए हमको जुटाया गया है। आप सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मंच पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे चुनौती से जो लड़ने का काम है, क्या वो अधिकतम सहमति पर संभव है? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कोशिश, मुझे लगता है, जो एजेंडा अभी सुबोध जी पेश कर रहे थे, भगत सिंह की बात की गई। भगत सिंह के बारे में एक शेर मिलता है कि मैं जो आगाज कर रहा उसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो जो आगाज यहां से हो रहा है, मैं इस अधिवेशन को, इस सम्मेलन को एक आगाज के रूप में देख रहा हूं। अब इसका अंजाम क्या होगा, यह हम पर और आप पर निर्भर करेगा। हम एक धारा प्रवाह भाषण देकर चले जाएंगे, हम भी प्रोफेसर हैं, हमें भी तनख्वाह मिलेगी, हम भी अपना काम करेंगे, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब जा रहे थे तो गांधी से मिले तो उन्होंने खड़े होकर के एक बात कही थी, इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, इस देश के वंचितों शोषितों का कोई कल्याण नहीं हुआ। महात्मा था तो केवल एक, ज्योतिबा फूले, बाकी सब कोई महात्मा हम मानते नहीं हुए। तो हमारे में भी बहुत सारे लोग आएंगे, चले जाएंगे। आज हम लोग बोल रहे हैं, पता नहीं कितने दिन तक बोल पाएंगे। लेकिन अगर इस आयोजन से एक एजेंडा प्लेस हो सके, एक अभियान शुरू हो सके, तो मुझे लगता है कि तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता और सफलता सुनिश्चित होगी। अब वो कैसे होगा? अब जब यहां इतने वक्ताओं को बुलाकर जब बात कराना है, तब भी कितनी मुश्किल हो रही है, वो आप देख पा रहे हैं। आप लोग भी इतने देर तक धैर्य बनाए हुए हैं, तो मुश्किलें तो अपरंपार हैं। पूछिएगा कभी आयोजकों से कि कैसे पैसा जुटाया, कैसे इतने लोगों को बुलाया, मेहनत क्या हुई इसके पीछे पूछिए। बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा काम होता है। पीछे खड़ा होकर के आप सहारा बनिए। ये तमाम यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं जिनसे आप तक बहुजन क्रांति पहुंच रही है, एक बार सोचिएगा उनकी कितनी मदद आप कर पाते हैं। इस तरह के संगठनों, आयोजनों में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसकी सार्थकता पर बात करनी चाहिए। और उसका एजेंडा, उसका प्रस्ताव जो अभी सुबोध जी ने पेश किया कि आगामी सितंबर माह में जब बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस आता है, उस दिन तक पूरे बिहार में 50 जगह पर अगर ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि आज भी इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सार्थकता नहीं निकलेगी। टू द पॉइंट मैं यही बस अपील करने आया हूं आपसे, जितने लोग, क्योंकि हमें जो पता चला है, आप तमाम लोगों का इतना प्रेम हम लोगों पर मिल रहा है। हमें भी नहीं पता था कि हम आज यहां खड़े होंगे, हमको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन हमें इतना पता था कि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो शाखाएं अपने आप एक दूसरे को पहचान लेंगे और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो केवल इस बात का जो हमें यहां पर पता चला कि पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी लोग यहां पर आए हुए हैं। तो आप यहां पर एक शर्त लिखिए, इस आयोजन को जल्दी खत्म कर देते हैं, खाना खाते हैं, फिर बैठकर चार्ट बनाते हैं कि किस तारीख को किस जिले में कहां बहुजन दावेदारी सम्मेलन फिर से शुरू होगा और 2 सितंबर महीने तक 50 कार्यक्रम करवाएंगे। यही इसका मकसद होगा मुझे लगता है। एजेंडा वहां साफ साफ केवल इतना एजेंडा है। ठीक बात है, लोग पूछेंगे कि किस एजेंडे पर आप आगे बढ़ेंगे।
तो भाई एजेंडा साफ लिखा हुआ है। अब अगर आप बैनर में तस्वीर खोजेंगे तो आपको भगत सिंह नजर आएंगे, आपको बिरसा मुंडा क्यों नहीं नजर आएंगे उसमें। अब अगर हम आलोचना करने लगे तो अथाह आलोचना है। हम सब गलतियों के पिटारे हैं, हम सब मुकम्मल लोग नहीं हैं, हम सब में ढेर सारी कमियां हैं। हम सुझाव के रूप में दें कि भाई तस्वीर लगाना है तो या तो सबकी लगाओ या तो किसी की मत लगाओ, अपना एजेंडा सामने रख दो। हम एजेंडे पर लड़ाई लड़ेंगे, व्यक्तियों पर नहीं लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरा सुझाव है। उस एजेंडे में जाति जनगणना का सवाल हो सकता है, निजीकरण के विरोध का सवाल हो सकता है, नई शिक्षा नीति के विरोध का सवाल हो सकता है, एक चार्ट ऑफ डिमांड बन सकता है। वो डिमांड ऑफ चार्ट यहां पर तय करें और मैं चाहूंगा कि आयोजक जब इस आयोजन को खत्म करने की तरफ बढ़े तो इसकी घोषणा करें। उन 2-3 चीजों को लेकर के आप 50 आयोजन अगर बिहार में कराने का भरोसा रखते हैं, राजीव जी आए हुए हैं यूपी और यूपी के तमाम लोग आए हुए थे, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अपील करूंगा और मैं भी उसमें शामिल रहूंगा कि फिर इस पूरी मुहिम को हम ले चल के उत्तर प्रदेश। जितेंद्र मीणा जी आए हुए, कल्पना करिए कि इस मंच पर अगर जितेंद्र मीणा नहीं होते तो SC ST OBC 85% 90% पूरा बाँ फैला के हम बोलते हैं, लेकिन वो पीड़ा वो बात जो जितेंद्र मीणा ने बोली वो हम नहीं बोल सकते। वे पूरा किया इन्होंने उस बहुजन एका को, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस बहुजन आंदोलन को, इस दावेदारी सम्मेलन को वो राजस्थान के आदिवासी इलाकों तक ले चलेंगे। इसलिए आज वहां पर उतनी दूर से चल के आए हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो उत्तर भारत है, अगर हम इतनी ही दूर अगले 1 साल का भी टारगेट बना लें, क्योंकि ये सामाजिक न्याय आंदोलन मंच के लोगों को तो मैं कई वर्षों से पीछे देख रहा हूं, ये लगातार हर जगह लड़ाई लड़े और आप सब लोग उसमें शामिल रहें। निराशाओं के दौर में मैं एक बात बस कहना चाहता हूं कि हम वो लोग शायद नहीं बनते तो जा रहे। विश्लेषण कीजिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए। जब बहुत बड़ा खतरा सामने आता है तब हम एक हो जाते हैं। 2 अप्रैल का भारत बंद करते हैं, 5 मार्च का रोस्टर के आंदोलन पर भारत बंद करते हैं और हम सब बहुजन एक होकर के 56 इंच की सरकारों को, RSS को झुका देते हैं। ये हमारी ताकत है। लेकिन कहीं इसका दूसरा पक्ष यह तो नहीं कि अगर खतरा जब सामने न हो तो हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं, 24 कैरेट खोजने लगते हैं तराजू लेकर। मेरा यह आकलन है। मैं आप सब से, मैं फिर से कह रहा हूं पूरी विनम्रता से, मैं आपसे उम्र, अनुभव, ज्ञान सब में कम हो सकता हूं, लेकिन बस एक भरोसा कर रहा हूं कि आपसे निवेदन, अपील, दिल बड़ा करने का वक्त है। नाक बड़ी करने की बजाय दिल बड़ा करने का वक्त है। ये 90% लोग जिनकी हम बात करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो इस आगाज को, जहां से ये बहुजन एजेंडा शुरू हुआ है, यहीं अपनी बात खत्म करूंगा। ये बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है और मुझसे, मेरे सामने एक संकट था कोविड में, मैंने उसका फायदा उठाया कि हमने भी सुनी सुनाई बातें और नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जय भीम जोर से बोलना शुरू किया तो बोल तो अब वो भी रहे जो RSS की शाखाओं में है। मैं अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में था, वहां मंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब वो मुख्य अतिथि था, उससे भाषण मेरे पहले करवाया गया तो वो खड़ा होकर के, जो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ना, चमचे पैदा हुए हैं कुछ, उनमें से एक होकर के वो कह रहे हैं कि इस समय इस देश में बाबा साहब का अवतार हुआ है, वो प्रधानमंत्री बने हैं, और महात्मा फुले का अवतार हुआ है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैं अवाक रह गया कि ये क्या हो रहा है, और आपके लोगों से ये बात बुलवाई गई। मूर्ति बनाई जाएगी बाबा साहब की, बड़ी बड़ी, और बनाई जा रही है। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ और पढ़वा रहे हैं, वही लोग भगत सिंह और अंबेडकर को भी जी रहे हैं। तस्वीरों पर बात करने वाले लोग इसका क्या जवाब देंगे? आपके लोगों की तस्वीर आपके सामने कर देंगे और नीचे से आपकी हकमारी खत्म कर देंगे। ये वही हाल हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो नारे थे, जो अतीत है, उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जो संघर्ष किया उन लोगों ने वो कितना झेला था। तब जाके हमें ये मंच, ये माइक, ये हिम्मत मिली है कि हम आज यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अतीत हौसला देता है, लेकिन अतीत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से नहीं लड़ सकेगा। तो हिम्मत लीजिए इन सारे बहुजन नायकों से, और विचारधारा का संघर्ष है, ये मेरा आखिरी वाक्य है। हमारे सामने जो संकट है वो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, बाबू जगदेव को याद करते हुए यही नहीं कह रहा हूं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे।
एक और कड़वी बात सुनिए, इस समय 2022 में तीनों पीढ़ी एक साथ सामने खड़ी है। कुछ लोग राज भी कर रहे हैं, कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं, कुछ लोग जेल में भी बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से चल के आया हूं, वहां प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं, प्रोफेसर आनंद तिलतुंबड़े जेल में हैं, हमारे पत्रकार, हमारे प्रोफेसर, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, जेल में हैं, कुछ लोग राज भी कर रहे हैं। तो ये जो चुनौती हमारे सामने है, उस जगदेव बाबू की चुनौती ये थी कि उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी थी। मैं अपने से भी एक वादा करके यहां से जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद जब शहीद हुए थे तो किसी सेमिनार और गोष्ठी में बहुत लंबा लंबा भाषण नहीं दे रहे थे, वो सड़क पर खड़े होकर किसानों का आंदोलन कर रहे थे, तब उन्हें गोली मार करके उनको शहीद किया गया था। वो सड़क पर खड़े थे, सामने खड़े थे, आंख में आंख डाल करके बोल रहे थे। और हम लोग केवल नुक्ताचीनी कर रहे हैं, दलितों में ये गलत है, ओबीसी में ये बुरा है, उनका संगठन खराब है, वो जो है कथावाचक बन गया है। अरे अपनी आलोचना करते जा रहे हैं, बर्दाश्त किसी को नहीं होता है। थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है। हम भी सीख रहे हैं और बिहार की धरती पर इससे ज्यादा बात कहना मुझे लगता है कि आपकी मेधा, आपके अतीत, क्योंकि बुद्ध की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बीपी मंडल, और उससे भी ज्यादा मुरहो में गया था, अतीत पढ़ के आया हूं। 1952 के चुनाव में पहली बार जो किराई मुसहर चुने गए थे, उनको बिसरा दिया गया। हम उनकी धरती से बोल रहे हैं। वहां एक बहुत अच्छा स्मारक बीपी मंडल का बना हुआ है, लेकिन किराई मुसहर जिन्होंने जंगे आजादी में तमाम लोगों के साथ रेल की पटरी उखाड़ी थी कि अंग्रेज इस देश को छोड़ के भाग जाएं, लेकिन जब वो पहली बार चुने गए 1952 में, तो उनको पता ही नहीं था कि ट्रेन में जो रिजर्वेशन होता है उसमें बर्थ पर बैठकर जाना होता है। वो फर्श पर बैठ करके दिल्ली तक गए थे। तब जब आपके लोकतंत्र को चरितार्थ किया था, जब सदन में किराई मुसहर खड़े होकर के बोले थे। आज उनका स्मारक नहीं बना हुआ है और हम सब केवल नाक लंबी करके घूम रहे हैं। तो बहुत सारी लड़ाइयां हैं उस जगह पर। मुझे लगता है कि केवल एक काम करने की जरूरत है, वो है न्यूनतम सहमति। और न्यूनतम सहमति पर हमें संगठनों का विलय नहीं कराना है। आप बनाए रहिए तमाम संगठन, वो काम करेंगे, लेकिन इस तरह के एजेंडे पर जब लड़ाई लड़ी जाए, ये सामाजिक न्याय आंदोलन मंच कोई संगठन नहीं है जहां तक मुझे पता है, ये एजेंडे पर आधारित काम कर रहे हैं। और आज जब यहां आए हैं तो ये जो 4-5 एजेंडा लेकर आए हैं, वो आपसे शपथ लेना चाहते हैं, हमसे शपथ लेना चाहते हैं कि हम लोग कितने भी बुरे वक्त में, इतनी चुनौतियों के बीच आपस में लड़ने की बजाय, और वो स्वाभाविक है लड़ना, जिसको कभी जीवन में सम्मान नहीं मिला, उनकी पीढ़ियों को जब थोड़ा बहुत सम्मान मिलेगा तो वो क्यों न ले भाई। सदियों के भूखे लोग दोनों हाथों से खाते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है, ये नोक-झोंक चलती रहेगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज जो 7 मई को यहाँ पटना में ये शुरुआत हुई है, और जो लोग सामने बैठे हैं, जो मंच पे बैठे हैं, विचारधारा और विमर्श के आयोजन में भीड़ नहीं होती। ये एक एक लोग इतनी ताकत रखते हैं कि अगर आज यहाँ संकल्प कर लें कि 1 साल बाद ये बगल के गांधी मैदान को भर देंगे, तो ये भी संभव हो सकता है। मैं केवल यही अपील करके जा रहा हूं। मैं चाहता हूं जो मेरी भूमिका होगी, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जितना पढ़ने में, डॉक्यूमेंटेशन में सिद्धार्थ रामू जी हैं, तमाम लोग हैं, आंकड़े जुटा करके हम जो मदद कर पाएंगे हम करेंगे। आप इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, इन 4-5 एजेंडे को लेकर के पूरे बिहार में अगर सितंबर तक 50 आयोजन करा दिए, तो हम दिल्ली में भी इसका आयोजन करेंगे। ये गांधी मैदान जो पटना का है, इसके बाद अगर मकसद दिल्ली का रामलीला मैदान हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल वक्त नहीं है। शुक्रिया करने के लिए पोस्टर लगवाया है उन जालिमों ने, हम भी एक शुक्रिया कहते हैं कि तुमने इतना दमन किया कि आज मजबूरी में दलित, पिछड़े, आदिवासी एक हो गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको भ्रम था कि हम तो हिंदू हैं। जाके पूछिए चंदौली में जो नेहा यादव बच्ची, जिसको पुलिस ने पीट पीट के मार डाला, वो बुलडोजर चलाने वाला एक जालिम मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि 85 और 80% हिंदू नहीं है। ये सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जितेंद्र मेघवाल को मार रहे हैं, जो आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों से पूरा शिक्षा बर्बाद कर दिया है,
वो सारे लोग आपको हिंदू बना रहे हैं, तो एक शुक्रिया उनका कि हम लोग समझ रहे हैं। और मैं उम्मीद से देखता हूं, मैं नकारात्मक नहीं हूं। मैं जो देख पा रहा हूं इस समय भारत में, इस बार 14 अप्रैल को मेरा ऐसा आकलन है कि इतना शानदार और पूरे भारत में लाखों लाख लोगों ने इससे पहले बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई होगी जितना इस बार मनाई गई है। तो स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए मुट्ठी बांधें, एक दूसरे को दिल बड़ा करके कबूल करें। जिसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, जिसका कद थोड़ा सा बड़ा है, हम लोगों में कोई इतना काबिल देखिए है वह नहीं जो ब्राह्मणवादी हो सके। हम लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ओबीसी में यादव हैं तो हमारे पास तो जमीन है, हमारे पास लाठी है, हम दमन कर लेंगे। पूछिए जाके यादव जी लोगों की क्या हाल हो रही है, विश्वविद्यालय में आकर देखना है तो मेरे साथ देखिएगा। इसलिए कोई बड़ा इस कदर नहीं है कि वो रूल कर सके। हम सब वंचित शोषित हैं, बस 19-20 का फर्क है। उस एजेंडे पर सहमति दर्ज करते हुए, जाति जनगणना के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर, सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात करने वाले इस मिशन आंदोलन को, जिसका आगाज यहां से हो रहा है, मैं पूरा समर्थन देते हुए, पूरा अपना सहयोग देने का वादा करते हुए आपसे भी एक वादा और शपथ लेना चाहता हूं कि इस कारवां को इतना आगे बढ़ाया जाए कि ये देश में जितना भी बुरा वक्त है, वो कहते हैं 1925 में संविधान खत्म कर देंगे, हम कह रहे हैं जब तक बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार, भगत सिंह के मानने वाले ईमानदारी और मेहनत वाले एक व्यक्ति भी होंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये विचारधारा हमारी है। तो इसलिए ये अपील, गुजारिश की इस अधिवेशन की सफलता इसी बात में होगी कि आप अपना नाम और नंबर दर्ज कराइए। ये गौतम कुमार प्रीतम को और रिंकू जी को और जिले का नाम लिखवाइए। मैं भी उत्तर प्रदेश में जाकर के तमाम जिलों के लोगों से बात करूंगा। कुछ भी नहीं करना, मंच पर ऐसे ही सबको सजा दीजिए, हर तबके के लोगों को नुमाइंदगी दीजिए। जो लोग संख्या और तमाम चीज़ों में ज़्यादा हैं वो 2 कदम पीछे हट जाएं, जो बाकी जिसको कभी हिस्सेदारी नहीं मिले उनको 2 कदम आगे कर दिया जाए। मैं कम बोलूं, दूसरे को ज़्यादा बुलवा दूं। ये अगर इतना सा हम लोग कर पाए, हजार और लाखों नेताओं की जरूरत इस समय बहुजन समाज को है। एक व्यक्ति कोई नेता बन जाएगा ये तो संभव ही नहीं है। मेघा तौलने जैसा ये काम, मेघा समझते हैं, वही मेढक एक दूसरे का पैर खींचता है, ये स्वाभाविक है। मैं केवल ये अपील करके जा रहा हूं, अगर ये मिशन आंदोलन आगे बढ़ गया तो हर गांव में कम से कम सामाजिक न्याय की बात होने लगेगी। वो लोग जो मुसलमानों का वोट लेकर सरकार बनाते हैं लेकिन मुसलमान शब्द नहीं बोलते, जो लोग परशुराम के फरसे को पकड़ रहे हैं, वो लोग जो बात शुरू किए थे सामाजिक न्याय से, आज डगमगा रहे हैं। मैं केवल आखिरी बात ये कह के जा रहा हूं, नेताओं के पीछे अगर जनता खड़ी हो जाए तो नेता ऐसे ही आपको गुलाम बनाता रहेगा। जनता अगर खड़ी हो जाए तो नेता को बदलने पर मजबूर कर देगी। और भरोसा दिलाइए उन नेताओं को कि तुम्हारे लोग तुमसे छिटक रहे हैं और तुम शोषकों को शोषितों के साथ जोड़ना चाह रहे हो, ये तो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में है, डुप्लीकेट को क्यों देंगे? उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट इस समय पूरे देश में राज कर रहा है। जनता, हम लोग कमजोर पड़ गए इसलिए हमारे नेता हार गए। आप केवल इतना शपथ लीजिए कि जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे इन नेताओं को बदलने पर मजबूर करेंगे, और नहीं तो नेताओं को पैदा करेंगे। वो इस तरह के आयोजनों और जन आंदोलनों से खड़े होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन की परिणति 1 साल के भीतर पूरे देश में गूंजे, खासकर उत्तर भारत में। और सामाजिक न्याय का एजेंडा जो है, जो अब किसी के लिए एजेंडा नहीं रहा है, वो जनता का एजेंडा बन के अगर सामने आ गया तो सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार और पूरे देश से के कोने कोने से लोग जो आए हुए हैं, उनका आना, आपका इतना देर तक सुनना सब सार्थक हो जाएगा। हम लोग एक नारा लगाते थे, बाबू जगदेव प्रसाद नारा लगाते थे, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये सारे नारे अब पुराने हो गए, फिर भी एक नारा जिंदा है, चौधरी छोटू राम का नारा। ये जंग 90% कमेरा लोगों के खिलाफ, 10% लुटेरा लोगों की है। इस कमेरा लोगों को ही बाबू जगदेव प्रसाद ने श्रमजीवी कहा था। तो इस श्रमजीवी शब्द चुन लीजिए, कमेरा चुन लीजिए, कोई भी वंचित शोषित शब्द चुन लीजिए,
बाबू जगदेव प्रसाद का शब्द है। लेकिन मेहनत कश मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा और महिलाएं, इन सब को मिला लीजिए तो 90% तो हो गए ना। उसी 90% को एक करने के लिए ये आंदोलन, ये आगाज यहाँ हो रहा है। मैं कम से कम ये भरोसा लेकर और आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जितनी भूमिका होगी इस एजेंडे और इस आंदोलन में, वो पूरी भूमिका निभाएंगे। और आप सबसे ये उम्मीद करेंगे कि मुश्किल के वक्त में जहां पैसे से मदद कर सकते हैं पैसा दीजिए, जहां खड़े कर सकते हैं 4 लोगों को वहां गांव में ले चलिए, खड़े करिए, वहां डट कर खड़े होइए। त्रिशूल और तलवार के दौर में कलम और किताब लेकर भारत का संविधान और मंडल कमीशन लेके खड़े हो जाइए। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।